प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है। 11 जिलों की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करेंगे और सियासी रण में उतरते हुए नजर आएंगे। योगी आज एक के बाद एक 5 रैलियों को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सुबह 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ बरेली के नवाबगंज विधानसभा में जनसभा करेंगे और लोगों से पार्टी के लिए वोट करने की अपील करेंगे। इसके बाद योगी दोपहर 12:30 बजे बरेली की बहेड़ी विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बरेली के बाद योगी दोपहर 1:30 बजे के आसपास रामपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 जनसभाएं यहां पर होनी है और फिर 1:30 बजे योगी बिलासपुर और दोपहर 2:30 बजे मेलक में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे योगी आदित्यनाथ की एक और रैली है मुरादाबाद के बिलारी में, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्कृष्ट कला, साहित्य और संगीत के कारण प्रख्यात रामपुर की धरा पर आज मुझे अपनी बीजेपी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को आप सभी के माध्यम से पहुंचाने का अवसर मिला है, साझा करने का अवसर प्राप्त होगा। रामपुर के जीवट लोगों से संवाद मुझे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने हेतु ऊर्जा प्रदान करेगा। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और आज एक साथ 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में चुनावी प्रचार करते हुए ये कहा कि पहले शहर ने अराजकता देखी, लेकिन अब यहां कांवड़ यात्रा भी शान से निकलती है। अराजकता का जो तांडव होता था, ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ने भी झेला है, संभल ने भी झेला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव व्यक्त होना, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाना, अब तो कर्फ्यू लगने की बात तो बहुत दूर, दंगे की बात तो बहुत दूर हो चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, कोरोना भी आपके यहां कर्फ्यू नहीं लगने देता है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा पे हम विश्वास जो करते हैं, अब कर्फ्यू नहीं। अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। पहले अपराधी बम फेंकते थे और आज तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम के साथ अपनी कांवड़ यात्रा निकालता है। किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं इस कांवड़ यात्रा को रोक सके। भाइयों बहनों, अगर 2019 में भी यहां से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह बने होते तो ये सकीपुल रहमान बर्क और टीएन हसन की हिम्मत नहीं थी ये लोग तालिबान का समर्थन कर पाते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है और इससे ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस आज यूपी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान यूपी कांग्रेस दफ्तर में जारी करेंगी। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने जनता के मुद्दों को समझा और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया। इससे पहले कांग्रेस युवाओं के लिए युवा विधान और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी करेगी। कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। अब आज सबकी नजर इस बात पर होगी कि आम लोगों के लिए कांग्रेस के पिटारे में क्या होगा। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम संकल्प पत्र दिया, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से वचन पत्र के तौर पर घोषणा पत्र जारी किया गया और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोगों की राय जानी गई है, यूपी की जनता से उनकी मांगे जानी गई है और उसी के बाद इन घोषणा पत्र में उन तमाम मांगों को देखते हुए तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्र जारी किया जा चुका है और अब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। कल पहले चरण का मतदान होना है, यानी कि 11 जिलों की 58 सीटों पर, लेकिन उससे एक दिन पहले
कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र जो कि आज प्रियंका गांधी जारी करती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची। उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार किया और मंच से खेला हुबे का नारा दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन चौपाल के जरिए बिना नाम लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो ममता बनर्जी जो कि अब पूरी तरीके से समर्थन में आ चुकी हैं, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई और कल चुनाव प्रचार में भी शामिल होती हुई ममता बनर्जी नजर आई। हालांकि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले, क्योंकि पश्चिमी यूपी जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देती हुई समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन नजर आ रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हुई ममता बनर्जी अब यूपी में दूसरे प्रदेशों के जो नेता यूपी के लोगों को गुंडा करार देते थे, उन्हें भी ये अपने प्रचार के लिए यहां ले आए हैं। यूपी के लोगों के सम्मान का ध्यान होता, ये लोग यूपी के लोगों को गुंडा बोलने वालों को कभी अपने यहां नहीं बुलाते। लेकिन इन्हें न यूपी की परवाह है, न यूपी के लोगों के सम्मान की। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी बढ़ने का आरोप लगाया और इसी बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं, यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? आज वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर खड़े थे पिछले कल ममता बनर्जी जी का स्वागत करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? और उधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है उनमें किसी में पुलिस के सामने हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। इन वीडियो के साथ शुवेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौर पर जो महिला लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लखनऊ आई हैं, उनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार श्री मानस साहा समेत 55 कार्यकर्ताओं के खून से रंगे हैं। ये ट्वीट किया गया है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। ममता बनर्जी जो कि पुरजोर तरीके से समर्थन देती हुई नजर आ रही है। मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौर पर जो महिला यानी कि ममता बनर्जी को कोट करते हुए लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लखनऊ आई हैं, उनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार श्री मानस साहा समेत 55 कार्यकर्ताओं के खून से रंगे हैं। ये ट्वीट शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है, जो कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि चुनाव प्रचार और समर्थन देती हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है और बीजेपी को रोकने के लिए सिंडिकेट के एकजुट होने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर दिया। ममता दीदी की दिक्कत क्या है? उनसे अपना प्रदेश समझ नहीं रहा है। उनकी सरकार को वहां पे अराजक तत्वों ने, ऐसे लोगों ने जो कि प्रदेश के हितों के दुश्मन हैं, उन्होंने हाईजैक कर रखा है। प्रशासन वहां पर जो है वो पूरी तरह से उन लोगों के हाथों बंधक बन गया है। तो अब जो है ये सारा के सारा इस तरह का सिंडिकेट इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होकर के जो है वो कह रहा है कि जी हम बीजेपी को रोकने के लिए हम भी तुम्हारे साथ हैं। कोई कह रहा है हम तुम्हारे हाथ पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हारा हम पैर पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हारा हम टांग पकड़ रहे हैं। अखिलेश जी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। और पता लगा कि जब अखिलेश जी जो है वो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो ये सब कोई नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति
और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला और उन पर बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के लोगों को गाली देने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी हैं जो पिछले साल बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश वालों को गालियां दे रही थीं। उनको भगवाधारी कहना, गुंडा, मवाली बताना, ये उनके चुनाव का हिस्सा था। ऐसे में अखिलेश यादव ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश बुलाते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। ममता बनर्जी बनारस जा सकती हैं, कानपुर जा सकती हैं, जहां पर भी जाना चाहे वहां जा सकती हैं, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश में जनाधार क्या है? जो अपने प्रदेश में चुनाव के बाद हिंसा को नहीं रोक पाई, वो आज उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता रही हैं कि एक ऐसी सरकार जिसके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त हो गया, उसको आप न चुने। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और देश में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बीजेपी नेता रवि किशन ने भी ममता बनर्जी के समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठा दिए और उनके प्रचार करने के बाद अखिलेश यादव को नुकसान होने का दावा कर दिया। ममता जी आई हैं तो ममता जी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर, लेकिन ममता जी को ये भी बता देना चाहिए कि अगर वो उत्तर प्रदेश वालों से मांग रही हैं कि सपा को जितवाना है, तो ममता जी आपके उस कोलकाता में उत्तर प्रदेश वालों पर कितना अत्याचार होता है और कितना अत्याचार आप करवाती हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश वाले कभी भूले नहीं। अच्छा हुआ और मांग के उनको और कुछ अखिलेश जी को सीटें मिल रही थी, अब और वो कम हो जाएंगी, अब वो 40-45 की सीटों में सिमट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया है और ममता बनर्जी से यूपी के लोगों का अपमान करने पर माफी मांगने की मांग कर डाली। उत्तर प्रदेश का अपमान करने के लिए माफी मांगे और दंगाइयों का संरक्षण करने वाली ममता दीदी, दंगाइयों का संरक्षण करने वाले श्री अखिलेश यादव, इन दोनों के मिलने के बाद हमारे वोट बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात गोवा की। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह आज गोवा में घर घर प्रचार और रैलियों के जरिए बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह शाम 4 बजे गोवा पहुंचेंगे। गोवा के मायम में अमित शाह घर घर प्रचार में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे अमित शाह गोवा के बिचोले पहुंचेंगे और यहां भी अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन के जरिए पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। घर घर प्रचार के बाद अमित शाह बिचोले में शाम 5:30 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे और फिर शाम 7 बजे सखाली बाजार में भी अमित शाह की रैली होनी है। 14 तारीख को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में गोवा में आज चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए अमित शाह नजर आएंगे। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी हिस्सा अमित शाह ने लिया है और ऐसे में आज जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में लोगों के बीच जाकर हर एक राजनीतिक पार्टी जोर आजमाइश करती हुई। और अब बात उत्तराखंड के चुनावी संग्राम की। उत्तराखंड में आज नितिन गडकरी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। आज सुबह 11:15 बजे नितिन गडकरी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होगा। विजन डॉक्यूमेंट में पिछले 5 साल की उपलब्धियों का जिक्र होगा तो अगले 10 सालों के विकास का पार्टी रोड मैप भी जारी करेगी। बताया जा रहा है कि खेती किसानी के लिए भी इसमें कुछ खास योजनाएं हो सकती हैं। खास बात यह है कि केंद्र की तर्ज पर बीजेपी किसान सम्मान निधि जैसी किसी योजना का वादा कर सकती है। वहीं मैनिफेस्टो जारी करने के बाद नितिन गडकरी ऋषिकेश में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी करेंगे। आज दोपहर 2:45 पर ऋषिकेश में नितिन गडकरी प्रचार करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा नितिन गडकरी की तरफ से, जिसमें पिछले 5 साल के तमाम कामकाजों का जिक्र होगा और अगले 10 साल का रोड मैप होगा। तो उत्तराखंड में 14 तारीख को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में आज उत्तराखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र नितिन गडकरी जारी करेंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड की जनता के लिए किन किन वादों का ऐलान किया जाता है, इस पर नजरें सभी की टिकी हुई है। लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसमें उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर पूरा विजन डॉक्यूमेंट अगले 10 साल का जारी करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए बीजेपी की तरफ से, वो तमाम जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए
चुनावी मैदान में उतारे गए और ऐसे में अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय को साधने की पूरी कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए होगी। बीजेपी की तरफ से 14 तारीख को वोट होने हैं 70 विधानसभा सीटों पर और ऐसे में जोर यही है कि 2017 का प्रदर्शन एक बार फिर से उत्तराखंड में दोहराया जाए और ऐसे में उत्तराखंड में चुनाव प्रचार भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब इस हिजाब विवाद ने यूपी की सियासत में भी दस्तक दे दी है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है कि इस विवाद के जरिए बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में हिजाब का यह विवाद चल रहा है, लेकिन अब इसकी आहट, इसकी दस्तक यूपी की सियासत में भी देखने को मिल रही है। कल यानी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कैराना में मौजूद है। मुस्लिम बहुल ये इलाका है। यहाँ के लोग इस विवाद को लेकर क्या सोचते हैं, हिजाब को लेकर इनकी क्या राय है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है। आज दोपहर 2 बजे इसको लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कल अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि हम जो भी फैसला लेंगे वो संविधान के हिसाब से लेंगे, भावनाओं में बहकर नहीं लेंगे, जुनून में लेकर नहीं होंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक के अलग अलग स्कूल, कॉलेज से लेकर जो कल तस्वीरें सामने आई थी, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया है, अब पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से नेताओं के बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के उडुपी से यह विवाद शुरू हुआ था। वहां पर कुछ छात्राएं कॉलेज गई थी हिजाब पहनकर। कॉलेज प्रशासन ने मना कर दिया कि यहां पर एक ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म कोड है, आप उसी के साथ कॉलेज में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद वो छात्राएं कर्नाटक हाई कोर्ट चली जाती हैं और याचिका दायर करती हैं कि संविधान हमें आजादी देता है, हम क्या पहने क्या ना पहने। उसके बाद पूरे कर्नाटक के स्कूल, कॉलेज में अलग अलग हंगामा और विवाद देखने को मिला। कुछ छात्र संगठन भगवा लेकर वहां पर पहुंच गए। उसके बाद कुछ छात्राएं वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लग गई। तो हिंदू मुसलमान का ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है, उससे किसको फायदा हो रहा है, क्यों ये विवाद हो रहा है, संविधान, आस्था, धर्म, ये दोनों कहां पर किसको कितनी आजादी देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बता दें कि अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। प्रियंका गांधी ने हिजाब वाले मामले पर बीजेपी को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है यहां पर और बड़ा हमला यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कल पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले कर्नाटक में यह विवाद, सियासतदानों के ये बयान, हिजाब विवाद, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जो विवाद कर्नाटक में हो रहा है, कल जब लोग वोट डालने जाएंगे उसका असर उस पर देखने को मिलेगा। यहां के लोग क्या सोचते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स की जोड़ी हो या हिजाब, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। तो आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने यहां पर ट्वीट किया, जिसके जरिए वो कह रही हैं कि महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, ये उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी ने यहां पर अपना अपना पक्ष रखा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे और इनकी राय भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है, सरकार के खिलाफ बयान दिया है कि जबरदस्ती सरकार इस विवाद को हवा दे रही है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, सुनिए।
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या? तो आप देख सकते हैं ओवैसी ने किस तरह से सरकार पर बड़ा निशाना साधा हिजाब मामले में। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ गया। फखरुल हसन, उन्होंने भी अब इस पूरे मामले में बीजेपी को घेरा और कहा है कि बीजेपी जबरदस्ती चुनावी माहौल में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, रहने खाने पीने की आजादी देता है। देश के जिन हिस्से में पहनावे के लेके बवाल है, नफरत है, बंटवारा है, हम समझते हैं अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने यहां पर बड़ा बयान दिया है, ट्वीट किया है। बड़ी खबर, ट्वीट में कपिल मिश्रा क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि महिलाओं की हत्या की जा रही है हिजाब ना पहनने के कारण। भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जगह नहीं है। जीन्स से तुलना मत कीजिए, वो किसी किताब की मजबूरी में नहीं पहनी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, अब बीजेपी की तरफ से कपिल मिश्रा का ट्वीट आया। दोनों अलग अलग विचार यहां पर नजर आ रहे हैं। आस्था, संविधान, आजादी, स्वतंत्रता, सियासत, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कल चुनाव है, कपिल मिश्रा की तरफ से यह ट्वीट सामने आ जाता है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि चुनावी माहौल में नफरत फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि ये जो हिजाब विवाद हो रहा है, एक मिनट आपसे बात करेंगे, उससे पहले कपिल मिश्रा हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। कपिल जी, जिस तरह से कर्नाटक में ये हिजाब का विवाद हो रहा है, उसको लेकर आपकी राय है क्या है? आप, क्योंकि मैंने आपका ट्वीट पढ़ा जिसमें आप कह रहे हैं कि तालिबानी कानून जो है वो हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, लेकिन वो लड़कियां कह रही हैं कि हमारी आजादी है, स्वतंत्रता है, संविधान ने हमें दी है, हम क्या पहने क्या ना पहने। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रियंका गांधी जी ने जीन्स, बिकनी और हिजाब की तुलना की है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जीन्स या बिकनी किसी धर्म की किताब में नहीं लिखा कि पहनना मजबूरी है। हिजाब एक किताब में लिखा है जिसके कारण पहनना पड़ता है, और उसमें ये लिखा है कि 13 साल से ऊपर कोई लड़की का हाथ और चेहरा, शरीर पूरी तरह ढका होना चाहिए। उस मजबूरी में पहनना पड़ता है, और ना पहनने पर क्या होता है, ये ईरान में आप देखो, वहाँ कोड़े मारे जाते हैं, अफगानिस्तान में पत्थर मारे जाते हैं, पाकिस्तान में हत्या की जाती है लड़कियों की। ऐसी तालिबानी सोच को भारत में लाया जा रहा है। भारत में आपको हिजाब पहन के पढ़ाई करनी है, आप मदरसे में जाइए ना। ये स्कूल और कॉलेज में इस्लामिक और तालिबानी ड्रेस कोड क्यों लागू करने के लिए ये सब किया जा रहा है? मुझे लगता है भारत में तालिबानी सोच की कोई जगह नहीं है। हिजाब गुलामी का प्रतीक है, हिजाब पिछड़ेपन का प्रतीक है, हिजाब औरतों के दमन का प्रतीक है, और हिजाब प्रतीक है कबीलाई सोच का। उससे भारत में उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। कपिल मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि आप चुनावी माहौल में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस विवाद को ज्यादा हवा दी जा रही है। नहीं, क्या ये जो कल रात को टोपी पहन के लोग कर्नाटक में पत्थर चला रहे थे कॉलेज और स्कूलों की बिल्डिंग में, वो हम लोग थे क्या? ये जो अचानक धर्म के नारे लगाने लगे और जो अभी एक से पहले तक स्कूल जाते थे वो टेंट पहन के स्कूल जाने लगे, ये हम लोग कर रहे हैं क्या? ये माहौल कौन खराब कर रहा है इस देश का? टेंट पहन के स्कूलों में जाएंगी क्या लड़कियां? काले काले टेंटों में घूमेंगी क्या कॉलेज और स्कूलों में लड़कियां? ये तालिबान है क्या? ये ईरान है क्या? ये सीरिया है क्या? ये भारत है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। ब्रिजेश जी, ये लगातार बयान चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कोई कह रहा है कि हिजाब जो है वो भारतीय कानून के खिलाफ है। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं कि तालिबानी कानून जो है वो हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। आपका रिएक्शन? देखिए, हिजाब का मतलब क्या है? हिजाब है एक स्कार्फ, एक कपड़ा जो है, जो रुमाल जो सर पे बांधा जाता है, यानी कि उनका जो बाल है वो दिखना ना दे, इसलिए जो है एक रुमाल बांधते हैं।
अपने सर पे, लेकिन उनका चेहरा जो है वो दिख जाता है, साफ दिख जाता है। तो उसमें जो है वो घूंघट क्या है? तब तो अगर हिजाब मना है तो घूंघट क्या है? घूंघट का भी यही मसला है। घूंघट में यही होता है कि भाई आप अपना बाल जो है आप किसी को दिखाते नहीं हो, कि ये तब तो घूंघट भी मना होगा। अगर मिश्रा जी अभी ये बोलते हैं कि भाई हिजाब मना है तो घूंघट भी मना होगा, तो तब तो ये अपना योगी जी कौन सा लिबास पहनते हैं वो मना है कि वो उसको मना नहीं है क्या? अगर देश जो है अब सेक्युलर है तो योगी जी जो कपड़ा पहनते हैं वो मना नहीं है क्या? तो ऐसी बात जो है, देखिए हर एक को जो है देश में हर एक नागरिक को संविधान जो है उसका शक्ति है, उसको ये शक्ति है कि भाई वो जो लिबास पहनना चाहे वो पहने, ठीक है। अगर वो बोले कि भाई ये, लेकिन ब्रिजेश जी, किसी के पहनावे को लेकर हम मना नहीं कर रहे। सवाल यही है कि जब स्कूल में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो फिर उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? शिक्षा के बीच में ये धर्म की दीवार क्यों आई? सिविल कोड है मैडम, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं है। एक बात यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, बात ये है सर, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू है ना स्कूल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो संविधान में है वही होता है, और संविधान में आप कोर्ट में भी देखते हैं काफी लेडी लॉयर्स जो है अपना हिजाब पहन के आते हैं। कितने पार्लियामेंट में जो है लोग जाते हैं हिजाब पहन। लेकिन अभी तक तो एक ही ड्रेस कोड में हर कोई पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक इस तरीके का विवाद क्यों गहराता हुआ नजर आया? आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हिजाब पर एक ट्वीट किया है जिसमें हिजाब की वजह से महिलाओं की हत्या की जा रही है, ये ट्वीट किया गया। साथ ही लिखा गया कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जगह नहीं, जीन्स से तुलना मत कीजिए, वो किसी किताब की मजबूरी में नहीं पहनी जाती। ये ट्वीट कपिल मिश्रा की तरफ से किया गया।